Hello students, welcome again in Omega Pro classes. We are studying the first chapter of biology, that is the living world, in which we have studied about the meaning of life, the meaning of living world, the meaning of diversity and the range of diversity. आपने सीखा होगा बेटा कि बहुत बड़े डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए हमें एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत होती है, उनके ऑर्गेनिजम्स के प्रॉपर पहचान के लिए, उनके प्रॉपर नामकरण के लिए, उनके प्रॉपर वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए हमें कुछ साइंटिफिक मेथड भी अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि मीनिंग ऑफ लाइफ और लिविंग वर्ल्ड का सही अर्थ जो है वो बायोलॉजिकल साइंस में ही मिल सकता है। मैंने कहा ना कि दो आंसर हैं, साइंटिफिक आंसर और फिलोसफिकल आंसर। जस्ट रिकॉल और कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। आज मैं आपको वही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए, उसका ग्रुप बनाने के लिए, उसे सही ढंग से पढ़ने के लिए, डाइवर्सिटी को समझने के लिए, बायोलॉजी को समझने के लिए, है ना, हमें 3-4 प्रमुख स्टेप्स की ज़रूरत होती है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर्स से क्या होगा? उनका आइडेंटिफिकेशन हो, और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करते हैं? हम उसका एक नाम देते हैं, है ना। तो नाम देने के इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्योंकि नाम देना बहुत जरूरी होता है, और वो नाम देने के पीछे एक उद्देश्य ये भी होता है कि उसी नाम से उस खास ऑर्गेनिज्म को लोग पूरी दुनिया में पहचान सकें, है ना, पूरी दुनिया में पहचान सकें। तो आवश्यकता पड़ गई थी कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए, एक ऐसी मेथड डेवलप की जाए जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स की इंटरनेशनल पहचान बन सके। अब साइंटिफिक नाम की ज़रूरत क्यों हुई, ये भी मैंने कल आपको बताया था। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म का या एक स्पीसीज का नाम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, किसी देश के ही विभिन्न हिस्सों में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने कल उदाहरण आपको बताया था कि उड़हुल को हम लोग, उड़हुल का फूल जो होता है हिंदी में, जिसे हम लोग चाइना रोज कहते हैं, उसे लैटिन में हिबिस्कस कहते हैं, संस्कृत में पद्मचारिणी कहते हैं, और बंगाली में जो आकुशुम कहते हैं। अब इस तरह से अगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिए जाएं तो बड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए, उनकी एक इंटरनेशनल पहचान के लिए एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया गया। और उस साइंटिफिक मेथड को डेवलप किया था किसने? स्वीडन के एक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। 1734-35 के आसपास इन्होंने डेवलप किया था। और इस तरह से हम पाते हैं कि इस लिविंग वर्ल्ड के प्रॉपर स्टडी के लिए, लिविंग वर्ल्ड के प्रॉपर स्टडी के लिए एक डेफिनेट साइंटिफिक नेम का होना बहुत जरूरी है। एक निश्चित वैज्ञानिक नाम, जो जिस नाम से उस स्पीसीज को या उस ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में पहचाना जा सकता है। जस्ट कोई एक नाम बोले और समझ, जैसे मैंजीफेरा इंडिका जैसे ही हम बोलते हैं तो पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि ये आम का एक साइंटिफिक नाम है। होमो सैपियंस, पूरी दुनिया में लोग समझ आते हैं कि मनुष्य जाति की बात की जा रही है, ह्यूमन बीइंग्स की बात की जा रही है, दूसरे किसी और प्राइमेट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये साइंटिफिक नाम के द्वारा किसी भी स्पीसीज का एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनती है। और इस पहचान की पद्धति को डेवलप किया था कैरोलस लिनियस ने। और उसने कहा था कि साइंटिफिक नाम के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का 2 नाम होना आवश्यक है। पहला नाम उसकी जाति का, जीनस का, और दूसरा उसकी प्रजाति का, जिसे हम लोग स्पीसीज कहते हैं। और इस पूरी दुनिया में
नामकरण के इस पद्धति को पहचाना गया विज्ञान के एक खास पद्धति के द्वारा, जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में भी पढ़ा। बाइनोमियल सिस्टम का मतलब क्या होता है? बाई मतलब दो, और नोमियल का मतलब नाम। हर ऑर्गेनिज्म का दो नाम होना जरूरी है, एक जीनस का जो उसकी जाति का होगा, और दूसरा स्पीसीज का जो उसकी प्रजाति का होगा। तो इस तरह से बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर का विकास किया। लिनियस वहीं पर रुका नहीं, उसने अपने काम को बहुत आगे बढ़ाया। स्पीसीज प्लांटेरम में उसने प्लांट्स के नाम का करीब करीब 5000 से अधिक पौधों का अध्ययन किया, और उसका एक नाम भी दिया उसने, और उस नाम को आज भी हम लोग जानते हैं। जैसे मैंने मैंजीफेरा इंडिका आपको आम का नाम बताया, वो उन्हीं के द्वारा दिया गया था। सोलेनम ट्यूबरोसम जो आलू का नाम दिया गया, वो उन्हीं के द्वारा दिया गया। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसे लिनियस ने खुद एक प्रजाति के रूप में पहचाना था, पौधे और एनिमल के रूप में अलग अलग उसके नामकरण का सिस्टम डेवलप किया, उसे नाम को बताया, उसने अलग अलग नाम बता दिया। तो इस तरह से उसने 4000 से अधिक, यहाँ जो देख रहे हैं आप, 4000 से अधिक एनिमल्स और ओवर 5000 ऑफ प्लांट्स का अध्ययन उसने किया। और पूरी दुनिया में उसका इतना बड़ा महत्व बढ़ा, इतना बड़ा महत्व बढ़ा कि उसके सम्मान में आज भी लोग उसे फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। आज के भी वर्गीकरण के विज्ञान में उसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ठीक है। और आज भी उसके सिस्टम को फॉलो किया जाता है, उसका पालन किया जाता है। पूरी दुनिया में लोग इसको फॉलो करते हैं। अब तो बहुत सारे प्लांट्स आ गए हैं, बहुत सारे एनिमल्स आ गए हैं, जिसके नाम को हम लोग, है ना, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि आखिर इस नामकरण की पद्धति को डेवलप करने के पीछे, है ना, कितने तरह के सिस्टम्स काम कर रहे हैं, कितने तरह के ग्रुप्स काम कर रहे हैं, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। अब बाइनोमियल सिस्टम के हिसाब से क्या होना चाहिए? तो उसने कहा था कि उसका पहला नाम जीनस का होना चाहिए, है ना, और दूसरा नाम जो है स्पीसीज का होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि एक वेरी स्पेशल एपिथेट के रूप में पहचाना जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी में वर्णित एक शब्द है, स्पेशल एपिथेट। ये क्या होता है भाई? इसी के पीछे स्पीसीज का नाम कैसे दिया जा सकता है? नहीं, कौन सी खास बात होगी जिसके नाम पर किसी ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज का नाम दे दिया जाए कि वही ये खास हो सकता है, ये गुण किसी दूसरे में नहीं पाया जाएगा? कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है, उन्होंने ही दिया है अपना नाम, है ना, वो है बोएरहाविया डिफ्यूजा प्लांट का, ठीक है ना। इसे हिंदी में हम लोग पुनर्नवा कहते हैं, पुनर्नवा का पौधा, ठीक है ना, बोएरहाविया डिफ्यूजा। एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन है पुनर्नवा, बोएरहाविया डिफ्यूजा की, ठीक है। और पुनर्नवा जो है डिफ्यूजा, इसका नाम डिफ्यूजा जो स्पीसीज का दिया गया वो इस कारण से कि यह एक डिफ्यूज्ड प्लांट बनाता है। आपके नोट में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ए प्लांट हैविंग ए डिफ्यूज्ड बॉडी स्प्रेडिंग ओवर द ग्राउंड, है ना, पूरी जमीन पे फैला हुआ रहता है। गोल गोल पत्ते सुंदर सुंदर साग की तरह होते हैं, बहुत तरह के लोग खाते भी हैं, इसे भोजन के रूप में भी यूज करते हैं, है ना। और ये अद्भुत दवाई है, खास करके जॉन्डिस की, जनरल वीकनेस की, जनरल डिजेबिलिटी की, लीवर संबंधी किसी प्रॉब्लम की बहुत अच्छी दवा भी मानी जाती है, जिसे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है ना, बोएरहाविया डिफ्यूजा। डिफ्यूजा नाम स्पीसीज का क्यों आया? क्योंकि इसकी एक स्पेशल फीचर है ना, ये फैला रहता है, डिफ्यूज रहता है ग्राउंड पर पूरी तरह से, ठीक है। हमारे ग्रामीण भाषा में इसे ये कहते हैं गतपुरवा का साग, है ना। गतपुरवा का मतलब चुपचाप लेटा रहने वाला, सोया रहने वाला, है ना, है कि नहीं यूनिक नाम? तो लोग शुरू से ही प्रकृति के अध्ययन में, है ना, जब से आदमी ने बोलना सीखा, लिखना तो दूर की बात है, पढ़ना तो दूर की बात है, बहुत बाद की बात है, लेकिन जब बोलना शुरू किया तो उन लोगों ने भी बड़ी माइन्यूटली ऑर्गेनिजम्स के नाम को दिया होगा, है ना।
चाहे वो किसी भी और स्पीसीज का नाम हो, बहुत सोच समझ कर करके, और स्वाभाविक रूप से उनकी बोली में जो भी नाम आया उसे उन लोगों ने ऑर्गेनिज्म को दे दिया। ये तो बहुत बाद की बात है कि जब साइंटिफिक नाम को कैसे डेवलप किया गया बहराविया डिफ्यूजा के रूप में, है ना, एक स्पीसीज के पहचान के रूप में। तो लिनियर साहब की कंट्रीब्यूशन ये हुई, सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, कि उन्होंने स्पीसीज के नाम को उसके स्पेशल एपिथेट, दैट इज वेरी स्पेशल फीचर of the plant that is unique to only that very plant is there, उसे स्पेशल एपिथेट कहा गया, और उसी एपिथेट को एक स्पीसीज का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया आपको कि ऑर्गेनिजम्स का नामकरण दो नाम पद्धति से क्यों डेवलप किया गया और कैसे डेवलप किया गया। ये आदमी के स्वाभाविक वैज्ञानिक अध्ययन की पद्धति की देन थी, है ना। आदमी ने स्वयं सोचना शुरू किया कि आखिर इस जीव को हम किस नाम से जाने, किस नाम से पहचाने, कैसे इसे हम एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान या छवि दे सकें। तो इस तरह से ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर डेवलप किया, खास गुण के आधार पर, बिल्कुल खास गुण, जिसे कहीं किसी भी सूरत से अलग नहीं किया जा सकता था पौधे के नाम से, उसे स्पीसीज का नाम दिया गया। हालांकि स्पीसीज की डिफिनीशन जब मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताऊंगा तो यह भी बताऊंगा कि स्पीसीज किसको कहा जाता है, व्हाट इज ए स्पीसीज, ये समझने की जरूरत है ना। आपकी एनसीईआरटी किताब में अर्नस्ट मायर का नाम दिया हुआ है, जानते हैं, उन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया है। उन्होंने भी बड़े सूक्ष्म ढंग से इस नॉमेनक्लेचर के पद्धति को देखा, समझा, और अपनी थीसिस में भी मैंने कई बार उनके नाम का जिक्र किया, उनके बुक का रेफरेंस भी दिया। ये उन्होंने किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेसिस को पकड़ने की कोशिश की, उसके स्पीसीज के तह तक पहुंचने की कोशिश की, और स्पीसीज को डिफाइन करने की कोशिश की। बहुत बड़ा योगदान है उस आदमी का। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक 95 वर्षीय साइंटिस्ट का फोटो दिया हुआ है, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को डेवलप करने की कोशिश की गई। Now we have many international units that provide us the names of plants and animals. ठीक है, ये नाम देते रहते हैं, है ना, अपना नाम देते रहते हैं अपने ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो उस तरह की एक यूनिट है जिसका नाम है ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अर्थात ये ग्रुप केवल पौधों के नामकरण के लिए बना हुआ है। ये पूरी संस्था ही उसी के लिए काम करती है कि पौधों का नामकरण किस तरह से किया जाए, पौधों का नाम किस तरीके से दिया जाए, है ना, और उसको वो डेवलप करती है ICBN। और दूसरी है ICZN, इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आप जानते हैं ना कि लिविंग वर्ल्ड को पहले दो ही किंगडम में पहचाना जाता था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो ये दो पद्धतियां ICBN और ICZN प्रमुख रूप से पहचानी जाती थी। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप किए, पूरी दुनिया ने उसकी नकल की, है ना। लेकिन बैक्टीरिया का नामकरण ठीक प्लांट के नाम की तरह नहीं दिया जा सकता था, तो उन लोगों ने ICBRN दिया। और कुछ लोगों ने वायरस के नॉमेनक्लेचर को थोड़ा सा अलग कर दिया। और क्योंकि वायरस जो होते हैं स्पीसीज स्पेशल होते हैं, इसलिए उसके नाम को एक अलग ढंग से नामित करने की संस्था डेवलप की गई। जैसे HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। वह वायरस जो केवल मनुष्य में इम्यूनिटी की डिफिशियंसी पैदा करता है, इसलिए उसका नाम HIV दिया गया। तो नामकरण की पद्धति यहाँ थोड़ी बदल गई। यहाँ जीनस और स्पीसीज का नाम डायरेक्टली नहीं दिया गया, उनके कुछ दूसरे बिहेवियरल एस्पेक्ट के स्टडी के बाद भी दिया गया। ठीक उसी तरह से बैक्टीरिया का भी नाम, जैसे बैक्टीरियम बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जो है, ट्यूबरकुलाई, है ना। तो बैसिलस बैक्टीरिया है, लेकिन बीमारी कौन पैदा करता है? तो टीबी, है ना। तो टीबी पैदा करने वाले बैक्टीरिया का नाम
उस अलग ढंग से दिया गया नहीं। तो ये नाम पद्धति जो होती है ये अलग अलग यूनिट्स के द्वारा तय की जाती है कि बैक्टीरिया का नामकरण कैसे होगा, वायरस का नाम कैसे होगा, प्लांट का नाम कैसे दिया जाएगा, एनिमल्स का नाम कैसे दिया जाएगा। तो ये डिफरेंट यूनिट्स काम करती हैं और ये सब के सब मिलजुल कर एक इंटरनेशनल कोड ऑफ साइंटिफिक नोमेनक्लेचर की पद्धति को फॉलो करती हैं, जो आपके बोर्ड पे साफ साफ दिख रहा है ना। ऑल दीज फॉलो ऑल दीज यूनिट्स, वेदर इट मे बी ICBN, ICDN, ICBRN और ICBN, all these follow a common system of scientific nomenclature, and these systems are known as the international codes of scientific nomenclatures. ठीक है, so let us come to the next, that what are the basic parameters that they take up for the naming the organisms, giving a name to the organisms. नाउ यू कैन इमेजिन कितना वाइटल है ये सिस्टम, कितना जबरदस्त है ये सिस्टम, इतना यूनिक है ये सिस्टम कि इसे पूरे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के लिए फॉलो किया जाना आवश्यक हो गया था। अब देखिए जो इसका पहला रूल है वो है, जैसे कि मैं बार बार आपसे कहता आ रहा हूँ और पिछले क्लास से भी बताता आ रहा हूँ, इसका पहला रूल है इंटरनेशनल। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बेटा, ये हमें जानने की कोशिश करनी है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि एवरी ऑर्गेनिज्म विल बी नोन बाय 2 नेम्स ऑफ लैटिन ऑरिजिन। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म का नाम 2 नाम से जाना जाएगा, हर स्पीसीज का नाम 2 नाम से जाना जाएगा, उसकी साइंटिफिक नाम 2 नाम पद्धति को फॉलो करेगी, लेकिन उनके नाम का जो शब्द होगा उसकी ऑरिजिन लैटिन होगी, है ना, लैटिन ऑरिजिन का होगा, क्योंकि उसे इंटरनेशनली अंग्रेजी में हर जगह या फ्रेंच भाषा में, जर्मनी भाषा में या दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करना आसान होता है, तो लैटिन ओरिजिन की बात होगी। तो द फर्स्ट नेम विल बी द नेम ऑफ इट्स जीनस एंड द सेकेंड नेम विल बी द नेम ऑफ इट्स स्पीसीज, स्पेशल एपिथेट के आधार पर। आपके नोट में भी लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ बात है ना। बाइनोमियल सिस्टम में 2 ही पद्धति होगी, पहला नाम जीनस का होगा, दूसरा नाम स्पीसीज की होगी। ठीक है, ये बाइनोमियल सिस्टम कहलाएगा, 2 नाम पद्धति, द्विनाम पद्धतिकरण, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इसे कहते हैं, है ना। आपसे बहुत सारे लोग पूछ देते हैं कि ऑर्गेनिजम्स का नाम कैसे दिया जाता है, किस सिस्टम को वो फॉलो करता है, तो आप चटपट जवाब देते हैं कि इनका नाम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के आधार पर दिया जाता है। ये फर्स्ट रूल है इंटरनेशनल कोड का। दूसरा रूल जो है द नेम ऑफ जीनस, जो पहला नाम हम देंगे जीनस का, उसे लिखना कैसे शुरू करेंगे, तो उसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, द फर्स्ट नेम ऑफ द जीनस विल बी रिटन विथ कैपिटल लेटर्स एंड द नेम ऑफ स्पीसीज विल बी रिटन इन स्मॉल लेटर्स सेपरेटली। अलग अलग लिखना जरूरी है, ये नहीं कि नाम शुरू किया और एक ही लाइन में सब रगड़ते चले गए, नहीं, अलग अलग लिखेंगे, है ना। इसमें जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाएगा और जो स्पीसीज का नाम है वो स्मॉल लेटर से शुरू किया जाएगा। ये एक शर्त है, बहुत बड़ी शर्त है। ठीक है, और तीसरी शर्त ये है कि नाम को आपको इटैलिक्स में लिखना है, टू शो इट्स लैटिन ऑरिजिन। नहीं, पूछा जाता है व्हाई नेम्स ऑफ इंटरनेशनल नेम्स शुड बी रिटन इन इटैलिक्स, टू शो देयर लैटिन ऑरिजिन। लेकिन हम हर कोई इटैलिक्स नहीं लिख सकता है, इटैलिक्स स्क्रिप्ट में नहीं लिख सकता है, तब उन्हें एक सुविधा दी गई है कि द नेम्स विल बी रिटन इन इंग्लिश। ठीक है ना, द नेम मे बी रिटन इन इंग्लिश बट जीनस विथ कैपिटल लेटर, स्पीसीज विथ स्मॉल लेटर, वो फॉलो करना है बाबू इंटरनेशनली, उसको बदलना नहीं है, उसे लागू करना ही करना है। ठीक है, तो नाम इटैलिक्स ऑरिजिन की होंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखे जाते हैं, यहां देखिए, इफ रिटन इन इंग्लिश दे शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, है ना, उनको अलग से सेपरेट किया जाएगा, है ना। बताएंगे इसका उदाहरण अगले पेज पर, मैं आकर के आपको बता दूंगा कि कैसे उसको इंटरनेशनली लिखा जाता है। और चौथा रूल है कि नाम तो लिख करके सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे ही हम, लेकिन उसके नाम में उसके ऑथर का भी नाम आना चाहिए, है ना, जिसने पहली बार एक साइंटिफिक नाम को उजागर किया, दुनिया के सामने लाया। ठीक है, और उस नाम को
कैसे हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करेंगे? मान लीजिए एक आदमी ने एक नाम दे करके पब्लिश करा दिया इंटरनेशनल जर्नल में, दूसरे ने दूसरे नाम से इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश करा दिया, कहा कि नहीं, ये इट विल डिपेंड ऑन दी प्रायोरिटी ऑफ इट्स पब्लिकेशन। पहले जिसने नाम दिया उसके नाम को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी शर्त थी। नाउ कैसे हम लिखेंगे इस नाम को, कैसे लिखेंगे, है ना। तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1। जैसे मान लीजिए आपने आम का नाम दिया मैंगो, है ना। तो मैंगो को हम लोग साइंटिफिक नाम देते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका, है ना। अब इसे भी हम लोग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, इसको भी सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और यहां पर लिखेंगे एल, क्योंकि इसे लीनियर साहब ने सबसे पहले बताया था। ये साइंटिफिक नाम लिखने का तरीका होता है, ठीक है। साइंटिफिक नाम जब भी लिखे जाएंगे तो हमेशा दो पद्धति से, देखिए जीनस का नाम कैपिटल से लिखा गया, स्पीसीज का नाम स्मॉल से लिखा गया, दोनों को इंग्लिश में लिख करके सेपरेटली अंडरलाइन किया गया, और फर्स्ट रिपोर्टर का नाम भी ऑथर का दिया गया। दूसरा उदाहरण है जैसे मैन, इसका नाम दिया गया होमो सैपियंस, होमो सैपियंस नहीं, होमो इज द नेम ऑफ द जीनस एंड सैपियंस इज द नेम ऑफ स्पीसीज। So whether it may be a plant or an animal, the names should be written separately, है ना, following the binomial system of nomenclature, followed by the name of its first reporter. So all these 4 international codes are followed in every system, हर सिस्टम में फॉलोड होता है। जैसे बैक्टीरिया का नाम मैंने बताया कि रोग पैदा करने के नाम पर होता है, वायरस होस्ट स्पीसीज के नाम से शुरू होता है। तो नाम जीनस और स्पीसीज के देने की पद्धतियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमन कोड जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना कॉमन सिविल कोड, है ना, सारे लोगों पर लागू होता है, तो सारे नामकरण पर वो पद्धति लागू होती है, उसके ढंग अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, proper scientific naming is very, very important for the scientists. Okay, with this the proper study of the living world begins, and then we enter in the system of classification. Now we make convenient groups for the proper study of the living world. So we shall discuss it in the coming class. Thank you. If you have any confusion, you can ask directly on the channel, or definitely I shall be available there to answer your questions if any student is interested to know it. And because we are dedicated for the teaching and education system, so you are free to ask, we are welcome to ask any question regarding any confusion, right? So with this, do subscribe the channel, like it, share it to maximum of your friends, just to have a good fun of knowledge while studying biology. Thank you.